Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read poem Good Timber. Timber is a large piece of wood gained by strong trees and which we use in making furniture. ये बहुत strong किस्म की trees से हासिल किया जाता है which are actually grown to produce wood. ये बहुत अच्छी quality का wood होता है and it's a beautiful metaphorical poem. First, let me clarify you what metaphor is. Metaphor is a figure of speech जिसको poet या author हजरात जो है अपनी writing में use करते हैं. Metaphor refers to one thing by mentioning another, and there is always similarity between the two ideas or the two things. For example, असद बहुत बहादुर है and आप उसे कहते हैं कि असद शेर है. नाउ शेर और असद के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है और वो सिमिलरिटी जो है वो है ब्रेवरी. अब ब्रेवरी को आप रेफ़र कर रहे हैं उसको लाइन बोलकर. सो द ऑथर मीन्स ब्रेवरी बट कॉलिंग इट लायन, यानी आप मेटाफर के थ्रू डायरेक्टली उसकी ब्रेवरी को लाइन का नाम देते हैं. गुड टिम्बर जो हमारी पोएम है ये एक्सटेंडेड मेटाफर है. एंड नाउ व्हाट इज़ एक्सटेंडेड मेटाफर? एक्सटेंडेड मेटाफर में पोइट या ऑथर सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं करता बल्कि सीरीज़ ऑफ लाइंस एंड सीरीज़ ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू एंड तक अपने पॉइंट को प्रूव करता है. एंड इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर दैट एक्सटेंड्स थ्रू सेवरल लाइंस. जैसे अगर आप गुड टेम्पर को देखें, शुरू से वो गुड टेम्पर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं और एक स्ट्रॉन्ग ट्री जितने भी मराहिल से गुजरता है तो वो कंपेयर कर रहा है गुड टेम्पर को गुड मैन के साथ. अब द एंटायर पोएम इज़ एक्सटेंडेड मेटाफर एंड till the end he proves through series of different stanza and lines. वो एंड तक साबित करता है कि जैसे गुड टिम्बर की फॉर्मेशन होती है और वो ग्रो करता है, इसी तरह गुड मैन जो है वो भी ग्रो करता है. In extended metaphor poem, the poet goes on and proves his point through series of examples. And it's a kind of metaphor that extends through several lines, even the whole poem. The entire poem, for example, represent that metaphor. Let me start from the first stanza. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. So the poet described that a tree that never struggled and faced hardship, बहुत आसानी से उसको sunlight भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है. So such type of tree never became a forest king. That tree cannot achieve a high position. It would not be able to get the prominent position in the forest, but its life will be useless and it will die without getting any prominent position. बट स्टूड आउट इन दी ओपन प्लेन मीन्स वो उसे खुला इन्वायरमेंट मिला है, बहुत सनलाइट जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ रही है और वो रिसीव कर रहा है अपना शेयर, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा पानी के लिए और सनलाइट के लिए. सेकेंड स्टांजा इज द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल. टॉयल मीन्स वर्क हार्ड टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल. पैच ऑफ सॉइल मीन्स ज़मीन का वो हिस्सा जो उसे काश्तकारी के लिए मिलता है. हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. So जैसे गुड टिम्बर ऐसा ट्री जिसने कभी स्ट्रगल ना किया हो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, ऐसे ही वो इंसान जो बगैर किसी मेहनत के उसे सारा कुछ मिल जाता है और बाय बर्थ जो है वो सारा कुछ अचीव कर लेता है. दैट मैन नेवर बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैन, जो अपने हिस्से की मेहनत नहीं करता, यानी जो पैच ऑफ सॉइल मीन जो ज़िंदगी ने उसे मौके दिए हैं, मतलब जो ज़िंदगी में उसके लिए मेहनत की जगह है वो उस जगह पे मेहनत नहीं की बल्कि उसे रेडीमेड मिल गया, बाय बर्थ मिल गया. तो ऐसा आदमी कभी भी स्ट्रॉन्गर आदमी नहीं बन सकता. कोई प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल किए बिना जो है वो मर जाता है. गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद ईज. द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई, द ग्रेटर लेंथ. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men good timbers grow. इस स्टांजा में पोएट जो है he combined the good qualities both of good timber and a good man. That life for both is not a piece of cake. बहुत easy नहीं होती, उनके लिए काफ़ी strong winds होती हैं, काफ़ी hardships होती हैं, मगर जितनी ही hardships ज़्यादा होती हैं the stronger trees उतने ही वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं. जितना उनकी कामयाबी की मंजिल जो है वो दूर होती है और जितना वो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं और हार्डशिप फेस करते हैं उतने ही वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं और मुख्तलिफ मौसम से मुख्तलिफ हालात से गुजर कर बाई सन एंड कोल्ड, बाई रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो. तभी एक स्ट्रॉन्ग मैन या गुड ट्रीज जो है, गुड टिम्बर्स जो है वो उगते हैं. वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ.
we find the patriarch of both. Thickest means जहाँ पे दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे जाहिर है मुश्किल से सनलाइट आती है, लेकिन इसी हिस्से में जो है हमें मिलते हैं फाउंडर्स. Patriarch means leader. Head of the family means we find stronger trees जो कि बाकी दरख्तों के मुकाबले में बहुत नुमाया पोजीशन रखते हैं. And they hold counsel with the stars mean they talk with stars. दो वो खुद बड़ी डार्क और बड़ी थिकेस्ट जगह पे होते हैं और बड़े मिड में होते हैं, लेकिन वो इतने टॉल हो जाते हैं और इतने ऊंचे होते हैं कि वो स्टार्स के साथ बातें करते हैं. Whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. So the rough condition of the branches of such type of trees shows the hardship and troubles he bore. जितनी भी उसने तकालीफ हासिल की, तकालीफ और हार्डशिप वो फेस करता है, उनसे पता चलता है उसकी टूटी हुई शाखों से कि वो कितना बाहिम्मत है और वो कितना लड़ा. ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, मच स्ट्रगल. स्ट्राइफ मीन्स हार्डशिप्स जितनी भी उसने देखी, जितनी आंधियाँ तूफान उसने देखे. तो ये कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है. जितना कोई ज़्यादा मजबूत होता है इसका मतलब है उतनी ही वो उसने हार्डशिप्स जो हैं वो ज़्यादा फेस की होती हैं. Coming towards the structure of the poem, the rhyme scheme of this poem is AABBCC. टोटल 4 स्टांजा हैं इसमें और हर एक स्टांजा में 6 लाइंस हैं जिसको सिस्टेट बोलते हैं. और ये तमाम पोएम जो है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें गुड टिम्बर और गुड मैन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कंपेयर किया गया है और स्ट्रॉन्ग मैन को गुड टिम्बर कहा गया है. पोइट एंड तक स्ट्रॉन्गर मैन के इमेज को क्लियर करता है. एलिट्रेशन इसमें बहुत है. एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक ब्रोकन ब्रांचेस है हमारे पास लास्ट स्टैंजा में. और इसके अलावा है द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ. तो एस साउंड की जो है एलिट्रेशन मीन रिपीटिशन है. Now let's look at the paraphrase and explanation of the poem, which is important from examination point of view. We come towards paraphrase in which you have to write in prose form very simply the given lines of the stanzas. So paraphrase of the first stanza is that the tree that never struggled to get the necessary elements such as sunlight, air, open environment and sufficient water for its survival never grew as a strong and tall tree in forest. It grew in an open and wild field, and it always gained enough rain water easily for its survival without any struggle. तो ऐसा दरख्त जिसको सनलाइट, वाटर और रेन, हवा और सारा कुछ बहुत ईजीली मिल रहा है, ऐसा दरख्त कभी भी मजबूत और तनावर दरख्त नहीं बन सकता. It grew in open and wide field, and it always gained enough rainwater easily for its survival without any struggle. Such type of tree had no worth at all and couldn't be equivalent to a strong tree. तो ऐसा ट्री जो है एक strong tree के बराबर नहीं हो सकता. The strong tree is the one which grows in a thick forest and has fight and toil for sunlight and enough rain. Strong tree वो होता है जो dark और thick dark forest के अंदर sunlight के लिए struggle करता है. उसे कभी अपना हिस्सा जो है वो आसानी से नहीं मिलता. The tree growing in open field could never become the tall, strong and forest king. ऐसा ट्री जो एक ओपन एनवायरनमेंट में जिसको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हों, एक किंग ऑफ फॉरेस्ट नहीं बन सकता, मीन तनावर दरख्त नहीं बन सकता. इट डाइज एनोनिमसली बिकॉज इट लिव्ड मीनिंगलेस लाइफ. ये गुमनामी की मौत मर जाता है और इसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल बेमानी होती है. एंड डाइड विदाउट गेटिंग एनी प्रोमिनेंट पोजीशन. और इसके अलावा ये ज़िंदगी में कोई प्रोमिनेंट, कोई इम्तियाजी हैसियत हासिल नहीं कर पाता. अब इसके बाद हम आएंगे explanation की तरफ. Before explanation you have to write a reference to the context. There is a bit difference in paraphrase and reference to the context and explanation. In explanation you can explain the hidden meaning of the poet, while in paraphrase you have just to write in simple English the poetic stanza in a prose form. You can't add any idea from yourself or you can't explain it from your side. Moreover, you can't explain the hidden idea of the poet. Rather, you write the exactly same stanza words in a prosic form and in an easy English. Now coming towards explanation, first we go towards reference to the context, जो कि पोएम की एक छोटी सी समरी होती है जिसमें आपने क्रक्स देने होते हैं. The poem Good Timber has been written. Moreover, इसमें पोएम और पोएट का नाम भी बताना होता है. So the poem Good Timber has been written by Douglas Malloch. In this poem he compares tree to a human being. He says that those who make effort in their life become valuable and earn good name.
People grow and become stronger when they face adversities, mean bad times. A gratifying, mean enjoyable life can only come after one has worked hard. He indirectly says that nothing worth having comes easy. तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि हमने पूरे पोएम का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिख दिया. सो यू हैव टू राइट दिस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्टांजा. कोई भी स्टांजा है ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टांजा 1, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए आप देखिएगा कि पैराफ्रेज और इसमें क्या फ़र्क होता है, आप इसमें मालूम कर सकते हैं. इन दिस स्टांजा पोइट गिव्स, आप देखें एक्सप्लेनेशन में वी आर रेफरिंग टूवर्ड्स द पोइट, जबकि पैराफ्रेज में नहीं कर सकते. In this stanza, poet gives us an example of a tree by using the technique of personification. Personification is a figure of speech जिसमें नॉन लिविंग थिंग की जो क्वालिटीज़ हैं, जिसमें लिविंग थिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को दी जाती हैं. जैसे ट्री जो है वो फाइट नहीं कर सकता, यहाँ पे हम इस पोएम में कह रहे हैं कि वो ट्री जो फाइट कर सकता हो. So he gives the ability to fight to a tree which is a non-human thing, while fight is only associated with human. Such type of tree grew naturally in the forest and luckily found a place where it enjoyed without any labor the sufficient amount of water, rain and sunlight. तो ऐसा ट्री जो है लकीली खुशकिस्मती से उसे ऐसी जगह मिल जाती है जिसके लिए रेन या पानी या फिर सनलाइट के लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. ही सेज दैट द ट्री दैट ही नेवर स्ट्रगल्ड टू गेट द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ लाइफ वुड नेवर बिकम टॉल ट्री एट द फॉरेस्ट. सच अ ट्री इज़ फीबल, मीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एंड डाइज अनवर्दी विदाउट गेटिंग एनी प्रोमिनेंट पोजिशन. द पोइट यूजेस द मेटाफर ऑफ ट्री टू कंपेयर इट टू ह्यूमन बींग्स and proves that exactly like this fortunate tree, a person who didn't strive, mean work hard, cannot become a strong and great man. तो जैसे उस ट्री के बारे में बताता है उसी तरह उस इंसान के बारे में भी बताता है कि जो मेहनत नहीं करता वो ग्रेट मैन नहीं बन सकता. Students, here's another difference. You can see that in explanation you can put that this is the metaphor or extended metaphor and the poet का जो हिडन मीनिंग है वो आप दे रहे हैं, जबकि पैराफ्रेज में आपने ऐसा नहीं किया. So this is a big difference between explanation and paraphrase. Coming towards the paraphrase of stanza number 2, the man who had never worked hard on this piece of land to yield and produce crops, and he never had to make any effort to achieve the elements of life, he never succeeded. He is the one who never had to strive for the basic necessities of life and got his share effortlessly, mean बगैर किसी मेहनत के. This man didn't grow as a strong man. Such a man lived meaningless life and died in obscure without earning any fame or good position. कोई शोहरत उसे नहीं मिलती, कोई अच्छी पोजीशन उसे नहीं मिलती. इसी सेम स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप सेम लिख सकते हैं. इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट अ मैन हु लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड नेवर वर्कड हार्ड ऑन हिज फार्म एंड प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स on the piece of land which has been given to him. He never cared for its fertility, mean उसकी ज़रख़ेज़ी के बारे में उसने कोई हार्ड वर्क नहीं किया. By working hard, he never had to face any difficulty to gain the necessary elements of life such as sunlight, air and sky. The poet talks about the fate and future of such a lazy man. He says that such a man is always dependent and lazy. Such a man can never be stoic, mean tolerant. वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता. ऐसा आदमी जो है वो वीक हो जाता है और ज़िंदगी की तलखियों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता. He will never be able to be brave and courageous fellow. He didn't earn fame in life. He didn't perform memorable deeds in life because he had been dependent, and his laziness never let him do something extraordinary in life. He passed away from this world without making any difference. यानी बिना कोई नाम कमाए, बिना कोई सर्विस दिए बगैर गुमनामी की हालत में मर जाता है और इसकी ज़िंदगी ज़ाया चली जाती है. Okay students, there is another hint for you. You can write it as a answer of question number 3. अगर आप देखें तो आप इसी स्टैंजा की जो पैराफ्रेज है उसको, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के तौर पे भी लिख सकते हैं.
Coming towards the paraphrase of stanza number 3, a strong tree doesn't flourish in a peaceful environment. The terrible stiff high wind makes the tree stronger than ever. The height of the sky above encouraged the tree to grow tall. The bad strong weather always increases the stamina of the tree to survive. तो इसमें गुड टिम्बर की मज़ीद खसूसियात बताता है कि वो इतनी ईजीली उसकी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि उसे बहुत सारे रफ़ वेदर को फेस करना पड़ता है और इसी से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है. द मोर इट बियर्स हार्डशिप द मोर इट बिकम सॉलिड एंड टफर. जितनी ये सख्तियाँ बर्दाश्त करता है उतना ही वो मजबूत और टफ होता जाता है. स्ट्रॉन्ग ट्रीज एनकरेजेस पीपल ऑलवेज राइज अबव कॉमन वंस. और ऐसे लोग आम लोगों की तरह नहीं होते बल्कि बहुत नुमाया मकाम हासिल करते हैं. कमिंग टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टांजा नंबर 3, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस हाउ अ कॉमन टिम्बर टर्न्स इनटू अ गुड टिम्बर. ही मीन्स हाउ अ ट्री becomes stronger among many other trees. His point of view is that a strong wind makes trees stronger than those that grow in mild climate and never faced violent storms. A tree grows tall to see the height of the sky. The sky above encourages it to grow as tall as possible. All the factors like the heat of the blazing sun and summer, cold wind, season, rain and heavy snow turn a tree that faces them into good timber. Similarly, such a man who faces difficulties in life turns into a brave fellow among others. The hardships of his life enable him to survive in life. Paraphrase of stanza number 4 is the leader of human society who suffer hardships for their community. There are marks on their faces which shows their strife and brave endurance. तो अमूमन ऐसे लीडर्स बड़े बड़े घने दरख्तों की तरह जो होते हैं, जैसे उन दरख्तों की शाखों पे निशान होते हैं, ऐसे ही उन लीडर्स के चेहरों पे कुछ निशान होते हैं. उनके फेस से पता चलता है उन सख्तियों का और उस स्ट्रगल का जो सबूत होते हैं इस बात का कि वो बहुत बहादुर थे और उन्होंने इंड्योर किया, उन्होंने बर्दाश्त किया. इन द सेम मैनर द डैमेज्ड ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज़ द साइन ऑफ स्ट्रगल विच दे शो इन फेसिंग स्ट्रॉन्ग विंड टू ग्रो टॉल. Hard working is an ordinary natural rule of their life to be successful. They get elevated, mean higher, from the darkest part of the forest from where they have conversation with stars. यहाँ पे मुराद ये है कि ऐसे लोग जो मुसलसल मेहनत करते हैं वो फिर ऐसी तंग व तारीक जगहों से भी निकल कर इतने टॉल हो जाते हैं और इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं कि वो स्टार्स से गुफ्तगू करते हैं, जो कि एक आम आदमी का काम नहीं. दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ दैट द फिटेस्ट सर्वाइव्स. मीन ऐसे मेहनती लोग इसी असूल के तहत काम करते हैं कि हार्ड वर्कर जो है वो कुछ गेन करता है और वीक जो है वो पेरिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला काम है. तो ये नेचर का भी एक कानून है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है और जो रफ़ वेदर को ज़्यादा फेस करता है उसमें ज़्यादा बर्दाश्त होती है और वो सर्वाइव कर जाता है. So explanation of the same stanza is that in the last 6 line of Good Timber, the speaker goes on to describe the environment of a good man and the good timber tree in which they embellish. तो उस माहौल को बयान करते हैं जहाँ पे इनकी नशोनुमा होती है या पलते बढ़ते हैं. Both are in the thickest means the most challenging part of the forest where they, that is men and trees, are in the shade and far from the sun. They have to fight for suitable environment. The struggle makes them the patriarch or male leaders of their species. The thick dark part where they are situated away from the light and the sun and sky, they are able to hold counsel with the stars. They tap into deeper knowledge and commune with forces that other cannot understand. मतलब वो ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों की बस की बात नहीं होती और वो इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि जहाँ आम इंसान की अक्ल पहुँचना मुहाल है. They take wise decision and steps as they become more mature because of their endurance, mean patience. The strong tree and strong man share broken branches and scars which testify their bravery. तो ये जो scars और जितने भी निशानात इन टूटी हुई शाखों या एक कामयाब आदमी के चेहरे पे होती हैं, ये इस बात का सबूत होती हैं कि वो कितने बहादुर हैं. The strife of their lives has become the common law as they believe in hard work. इनकी ज़िंदगी का आम असूल बन जाता है मेहनत करना. It shows who they are and how they live. और ये स्कार्स या ये निशानात उनके बारे में हमें बताते हैं कि वो कौन है और वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिए. So hope students this video will be helpful for you to understand the poem Good Timber.
Stay blessed and thanks for watching my video.